प्रीवियस क्लास में अपन ने जो डिस्कशन किया था वो किया था कि कौन टॉटोमेरिज्म दे सकता है, कौन टॉटोमेरिज्म नहीं दे सकता, और किस तरीके के एग्जांपल्स जो हैं वो नीट वगैरह के पेपर में ज़रूर आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी अपन डिस्कशन कर चुके थे, तो ये पोर्शंस अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे सम अदर एग्जांपल्स एज वेल एज द इनऑल कंटेंट के बारे में बात करेंगे अपन। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म के बारे में और डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहला एक और जो आता है दैट इज़ नाइट्रो एसी नाइट्रो। नाइट्रो एसी नाइट्रो में क्या होता है, देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी प्रीवियसली पता है, एक तो कीटोनॉल देता ही था, अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियसली पता है यहाँ कोई एक्स एटम हुआ करता था, लेट्स से वेट सी, यहाँ कोई एक्स एटम हुआ करता था, एक्स इज कनेक्टेड टू वाई एंड वाई कनेक्टेड टू डब्ल्यू बॉन्डेड जेड। एक्स के पास में क्या होता था, कोई भी हाइड्रोजन होता था, जेड को हमने 1 नंबर माना था, वाई को 2 नंबर है, एक्स को 3 नंबर। अगर हम वाई को 2 नंबर और एक्स को 3 नंबर माने तो थर्ड से शिफ्टिंग इधर थी, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर थी, यही था प्रीवियस क्लास में भी अपन डन कर चुके हैं। और इससे जो है वो टॉटोमर्स बन रहा था। तो सेम चीज़ तो नाइट्रो में भी हो रही है जो कीटो में हो रही है। नाइट्रोजन में भी मतलब NO2 ग्रुप में भी आपको डब्ल्यू बॉन्डेड O दिख रहा है, और कीटो में भी कौन दिख रहा था आपको, डब्ल्यू बॉन्डेड O दिख ही रहा है आपको। तो नाइट्रो ग्रुप में भी अगर हम कोई चीज़ का एग्जाम्पल डिस्कशन करें, CH3NO2 अगर है तो स्ट्रक्चर एक बार हमें ओपन करके देखनी पड़ेगी। देखिए ऑर्गेनिक में बिना ओपन स्ट्रक्चर किए हुए आप कुछ भी चेक नहीं कर सकते, आपको कोई मैकेनिज्म वगैरह समझ नहीं आएगी अगर आपको स्ट्रक्चर ओपन करना नहीं आता। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो CH3 डब्ल्यू बॉन्डेड O, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा O के साथ में। तो आप यहाँ पे सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ऑक्सीजन को 1 नंबर एटम मानिए, नाइट्रोजन को 2 नंबर एटम मानिए, कार्बन को 3 नंबर एटम मानिए, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग 3 से 1 करा दीजिए, बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे करवा दीजिए, तो जो यहाँ से कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बनेगा, नौ सी जो कंपाउंड बनते हैं CH2 डब्ल्यू बॉन्डेड हुआ N, इससे कनेक्टेड है कौन आपके पास OH, और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज इट इज रहा। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, नाइट्रो, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, एसी नाइट्रो, है ना। तो द वन इज नाइट्रो, वन इज एसी नाइट्रो। और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, दिस विल बी द वन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल्स के बारे में अगर जिक्र करें, मान के चलिए हमारे पास में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे गिवन है, कोई स्ट्रक्चर गिवन है अपन के पास में CH3 CH2NO2। स्ट्रक्चर ओपन करके लिखिए, स्ट्रक्चर ओपन करके लिखी जाएगी CH3 CH2 डब्ल्यू बॉन्डेड O, ऑक्सीजन ऐसे, 1 नंबर एटम ऑक्सीजन, 2 नंबर नाइट्रोजन, 3 नंबर दिस कार्बन, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, बॉन्ड शिफ्टिंग, कंडीशन कैसे बनी, CH3 ये हो चुका होगा CH, डब्ल्यू बॉन्डेड हो चुका N से कनेक्टेड कौन दिखेगा आपको, OH दिखेगा, और एक ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से रहेगा आपका। तो दिस इज एसी नाइट्रो। फर्दर और एग्जांपल्स ले सकते हैं अपन, एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। सपोज करिए अगर हमें यहाँ पे NO2 दे रखा है और हमसे पूछा जाए कि बताइए ये कीटोनॉल देगा या नहीं। बिना स्ट्रक्चर ओपन करे हुए अगर आप कोई भी कंपाउंड बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। तो प्लीज़ स्ट्रक्चर स्पेशली ऑर्गेनिक में ओपन करके ही लिखें। तो 1 नंबर एटम, 2 नंबर एटम, 3 नंबर, 3 पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग 1 नंबर पे, बॉन्ड की शिफ्टिंग 2 3 के बीच में हो जाएगी, तो ये बना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कनेक्टेड कौन हो जाएगा, OH, ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड एज इट इज, और नाइट्रोजन के बीच और कार्बन के बीच डबल C, बाकी इससे 2 जुड़े हुए और इससे 1 जुड़ा हुआ, तो ये ऐसी नाइट्रो बनता है। तो नाइट्रो भी हमेशा अपनी इनॉल फॉर्म में ऐसी नाइट्रो में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नाइट्रो कन्वर्ट इनटू एसी नाइट्रो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नाइट्रोसो के रिगार्डिंग, नाइट्रोसो कन्वर्ट इनटू आइसो नाइट्रोसो। नाइट्रोसो में मतलब आता है N डब्ल्यू बॉन्डेड O, नाइट्रोसो स्टैंड्स फॉर N डब्ल्यू बॉन्डेड O। तो कहीं भी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिए, कोई स्ट्रक्चर लिखी हुई है CH3 N डब्ल्यू बॉन्डेड O, एग्जैक्टली नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो NO2 में तो एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड रहता है, NO में क्या है, कोई कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड नहीं है, नाइट्रोजन के नॉर्मली 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 नंबर एटम, 2 नंबर एटम, 3 नंबर, थर्ड से शिफ्टिंग इधर कर दीजिए, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर कर दीजिए, देखिए क्या बनेगा, CH2 डब्ल्यू बॉन्डेड हो चुका होगा N, और यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है, OH। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एसी नाइट्रो बोलते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं
जो है इस कंडीशंस को ऑक्सिम्स भी बोल सकते हैं, ऑक्सिम्स या एसी नाइट्रो इनको बोलते हैं, एंडोक्सिम और कीटोक्सिम्स भी बोल सकते हैं। अनदर एग्जांपल कोई भी अगर जैसे लेना चाहो आप, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा भी एग्जांपल्स आप उठा लीजिए। अगर आप सीख रहे हो ना अच्छे से, तो फिर आप एग्जांपल्स में लिमिटेड नहीं रहेंगे। फिर आप ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक दो एग्जांपल्स आपको पता है, आपने कुछ रट लिया है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सीख रहे हो किसी चीज़ को, तो फिर होना ये चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर आता है तो मल्टीपल क्वेश्चंस फिर हमें आने चाहिए उसके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल 1 2 और ये 3, तीसरे पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है अभी, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर करा दीजिए, बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो कंडीशन कैसे बनेगी, N ये कन्वर्ट हो चुका होगा OH में, ये कन्वर्ट हो चुका है डबल बॉन्ड में, और ये बॉन्ड रहा इस तरीके से। हाँ, अगर ये कंपाउंड में कुछ ऐसा होता, लेट्स से अगर इस कंपाउंड में कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे कोई ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड होता, तो अब इस कंपाउंड के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ इसके पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये फर्दर आपको टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आई थिंक बात एकदम क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अमाइडो और इमिडो में बात कर लेते हैं। देखिए आगे इसमें अपन एक बात डिस्कशन करेंगे कि कहीं भी कंडीशन ऐसे है CH3 डब्ल्यू बॉन्डेड ONH2, इट इज नोन एज व्हाट, अमाइड। कार्बन के पास कार्बन इज नोन एज अल्फा, कार्बन के हाइड्रोजन्स आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन्स, और नाइट्रोजन के पास रहता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का तो केस ऐसे बनेगा, कोई बंदा बोले कि सर 1 नंबर एटम, 2 नंबर एटम, 3 नंबर एटम, इसको तो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, मानता हूँ आपकी बात। बट कार्बन तो हाइड्रोजन किसी बेस की प्रेजेंस में, कोई बेस होगा, वो बेस यहाँ आएगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा सबसे पहले, वो हाइड्रोजन रिमूव होगा तब जाके ना CH2 नेगेटिव बनेगा। समझिए बात को, CH2 नेगेटिव बनने के लिए किसी बेस का प्रेजेंट होना जरूरी है, कोई बेस प्रेजेंट होगा तभी वो H को निकालेगा और तभी नेगेटिव चार्ज बनेगा। बट जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो तो ऑलरेडी रेजोनेंस में है। उस दिन प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ एक रेजोनेंस के केस, डबल सिंगल नेगेटिव या डबल सिंगल लोन पेयर बताया था एक केस ये। तो अगर वहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये एटम तो इधर जाएगा, ये एटम ऊपर गया। कंडीशन यहाँ से जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, CH3C ये बनेगा आपके पास O नेगेटिव, और डबली बॉन्डेड N, और डबली बॉन्डेड N से 2 दिखेंगे H, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, चार्ज पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन यहीं से क्या ले लेगा, H ले लेगा। तो जो फाइनली बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, CH3C ये बनेगा OH, डबली बॉन्डेड NH, इसको बोलते हैं इमीट, इमीन वर्ड से बना हुआ है, इमीट और ऑल, इमिडॉल बोलते हैं इसको। तो बेसिकली ये बना अमाइडो और इमिडो बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका अमाइड है। तो अमाइड के केस में ध्यान रखना, ये नहीं जाता टॉटोमेरिज्म में, ये नाइट्रोजन से टॉटोमेरिज्म होगा वहाँ पर। क्यों, दोबारा से समझा रहा हूँ, इस बात को समझ लेना। कार्बन के पास में OH की प्रेजेंस में तब वहाँ से एक H निकलेगा और तब वो नेगेटिव चार्ज बनेगा और तब रेजोनेंस करेगा, और नाइट्रोजन वहाँ ऑलरेडी रेजोनेंस में है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑलरेडी रेजोनेंस में है, तो वो हमेशा रेजोनेटिंग फॉर्म ही शो करेंगे, और अगर वो रेजोनेटिंग फॉर्म शो करेगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर की शिफ्टिंग हुई, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर गया टूट के, और बाद में वहाँ से H लगेगा तो वो इमिडोल बना लेता है। बेसिकली इट इज़ इमिडोल है, ये इमिडो नहीं है, इट इज़ इमिडोल, L है वहाँ पर, इमिडोल, इमाइड प्लस ऑल, इमिडोल बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें इमीन, इमीन के बाद में होता है इनेमाइन, इमीन कन्वर्ट होता है इनेमाइन में, इमीन इनेमाइन में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्जन से देखते हैं। इमीन का मतलब होता है CW बॉन्डेड NH। देखिए अमीन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेरा कोशिश ये रहती है कि अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो उसको ऑटोमेटिक वहीं क्लियर किया जाए। अमीन ये होता है NH2 और इमीन होता है CW बॉन्डेड NH। तो कोई भी आप इमीन उठा लीजिए, सपोज करिए CH3 CH डबली बॉन्डेड NH, ये उठा लीजिए आपने, ये इमीन है। 1 नंबर एटम, 2 नंबर एटम, 3 नंबर एटम, थर्ड से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इधर और बॉन्ड की शिफ्टिंग 2 और 3 के बीच में। तो जो बना वो देखिए क्या बनेगा, CH2 बना, डबली बॉन्डेड क्या हो चुका होगा,
CH और सिंगल बॉन्ड क्या हो चुका, NH2। समझिए ये कौन सा चीज़ है, दिस इज इन, और ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन कनेक्टेड है, दिस इज नोन एज व्हाट, अमीन, AMINE। तो इन दोनों वर्ड्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा इनेमाइन का फॉर्मेशन, इनेमाइन। तो इमीन जो है वो क्या दे देते हैं आपको, इनेमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक ये सब बातें समझ आ गई होंगी। दीज आर द मल्टीपल एग्जाम्पल्स जो आपके टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट इसमें अब आते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के ऊपर, और कीटो इनॉल में हम बात करते हैं, जैसे मैंने क्या बोला कि कोई भी एक आपके पास में बोतल अगर है कीटोन जिसमें है एसीटोन वगैरह, तो वो हमेशा अपनी इनॉल फॉर्म जरूर बनाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे नंबर ऑफ टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट्स करा रहे होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स में हम लेते तो कीटोन है, उसी का थ्योरेटिकल अमाउंट भी लेते हैं, और प्रैक्टिकली जो वैल्यू आनी चाहिए जो हम कैलकुलेट करके लेके आते हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ कीटोन के ऊपर ही उसी बेसिस पे निकाल देते हैं कैलकुलेट करके कि कितना आना चाहिए प्रोडक्ट हमारा। तो मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज अगर वहाँ 100 ग्राम कीटोन था तो कुछ न कुछ तो वहाँ पे इनॉल भी रहा होगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इनॉल जरूर बनता है। तो अगर वहाँ इनॉल रहा है तो 100 ग्राम कीटो जो है वो 100 ग्राम कीटो तो नहीं होगा ना, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें इनॉल का परसेंटेज भी है। तो जब कीटो हमेशा लेस देन 100 होगा तो हमारी कैलकुलेशन में हम कभी ऐसा क्यों नहीं करते कि इनॉल पार्ट को माइनस करके तब रिमेनिंग पार्ट से कैलकुलेशन करें। आप प्रैक्टिकल्स में हमेशा देखेंगे जितना पार्ट कीटोन लिया जाता है उसी पार्ट से कैलकुलेशन हो रखी होती है, जबकि अगर वो इनॉल बना रहा है तो कुछ पार्ट कम होना चाहिए ना उसका। मेरी बात समझ आ रही होगी। तो वैसा हम क्यों नहीं करते बेटा, क्योंकि इनॉल के परसेंटेज किसी भी कीटो वाली कंडीशंस में बहुत कम बनते हैं, 0.1% बनेगा। अगर आप 100 ग्राम कीटोन ले रहे हो तो 0.1% आपका इनॉल बनेगा, तो दैट इज नेग्लिजिबल। इसलिए वहाँ पर इनॉल कभी कंसीडर नहीं किया जाता, और हम हमेशा वही पार्ट कंसीडर करते हैं जो कीटो पार्ट होता है। वी कंसीडर ओनली दैट पार्ट। हम वो इनॉल को कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू कीटो बहुत कम होते हैं। तो मैं वही चीज़ आगे डिस्कशन में लेके जा रहा हूँ, ऐसा क्यों है। तो जनरली कीटो फॉर्म आर मोर डोमिनेंट ओवर द इनॉल फॉर्म। जनरली कीटो और इनॉल में से अगर हम बात करें, मैं एक एग्जांपल के तौर पर डिस्कशन कर लेता हूँ नाउ से। सपोज करिए अपन के पास लिखा हुआ है CH3CW_O CH3, एसीटोन लिखा हुआ है। एसीटोन जो है वो इनॉल बनाएगा तो CH2W_C, ये कन्वर्ट हो चुका है OH में और ये बन चुका है CH3 एज इट इज। तो ये कीटो फॉर्म है, ये इसका इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है और ये इसका इनॉल फॉर्म है। तो द वन इज कीटो फॉर्म, द वन इज इनॉल फॉर्म। बात एकदम क्लियर है। तो मेरा मतलब ये है कि कीटो फॉर्म जो रहते हैं जनरली वो कैसे रहते हैं, आपके डोमिनेंट रहते हैं। कीटो फॉर्म का परसेंटेज हमेशा कैसा मिलेगा आपको, ग्रेटर परसेंटेज मिलता है एज कम्पेयर टू इनॉल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो किस किस के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन। और यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो किस किस के बीच में, कार्बन और कार्बन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड एनर्जी की। एक तो रीजन ये है, generally keto form is more dominant over the enol form because carbon oxygen bond energy is greater than the carbon carbon bond energy. Extent of enol content may be included by the following factor. अगर एक दो जगह ऐसी हैं जहां enols greater आते हैं, जैसे अगर हम इसमें बात करेंगे एसीटोन में और इसमें, तो इसमें कीटो फॉर्म जो रहता है वो लगभग 99% है और ये रहता है 1% या 1% से भी कम इनॉल। कीटो कितना, 99%। लेकिन सम एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पे इनॉल के परसेंटेज ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू कीटो। कैसे डिसाइडेड होगा, इन प्रेजेंस ऑफ मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले वहाँ से अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल कैसा है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल बाय द रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। सी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, एक बार अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, है ना। क्योंकि सर्टेन टाइम क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली डिफ़र होती हैं और स्टूडेंट्स के परसेप्शन के अकॉर्डिंगली डिफ़र होती हैं। कभी कभी हम ऐसे पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे होते हैं जो शायद स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझ आ चुका होता है उनको,
तो दे डू नॉट नीड इट। और सर्टेन टाइम हम ऐसे पॉइंट को बहुत जल्दी कवर कर जाते हैं जो शायद स्टूडेंट जिसमें लैग करता है। तो ये चीज़ें तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि कहाँ पे पर्टिकुलरली किस चीज़ पे, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हैं, यू आर फील फ्री। ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला आपको कीटो परसेंटेज ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनॉल के। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको, मैंने क्या बोला, सबसे पहले निकालते हैं कि वहाँ पर एसिडिक नेचर कैसा है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इनॉल परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन्स के एसिडिक नेचर कैसे हैं, इनॉल इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ आपके सामने। CH3 CH2CHO, सेकंड एग्जांपल मान के चलिए OCH3 CH2CHO, थर्ड एग्जांपल में फ्लोरीन CH2CHO, फोर्थ एग्जांपल क्लोरीन CH2CHO। हमें इन चारों में क्या बताना है, परसेंटेज इनॉल बताना है। इनॉल का परसेंटेज किसमें ग्रेटर है, किसमें कम है। इनॉल परसेंटेज में अगर बात करें, देखिए ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ये वाले, अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर ये वाले, अल्फ़ा हाइड्रोजन ये, और इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन ये। बात क्लियर है। मैंने क्या बोला, कहाँ से इजीली, देखिए इनॉल कौन बेटर बनाएगा, जिसका हाइड्रोजन इजीली निकल पाएगा। दोबारा रिकॉल करिए, हाइड्रोजन का निकलना, नेगेटिव चार्ज का बनना, नेगेटिव का रिवर्ट बैक करना, ऑक्सीजन का नेगेटिव आना। तो जितनी जल्दी अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा उतना फास्ट इनॉल बनने के चांसेस हैं। कहीं से हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं हो पा रहा है, कहीं से हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से इनॉल का बनना कैसा हुआ, ऑलमोस्ट मुश्किल हुआ ना, सिंपल है। तो ये कौन सा ग्रुप लगा रहा होगा, +I। आई थिंक ये GOC का पार्ट है, नहीं पता है तो मुझे ज़रूर एक बार बता देना, मैं GOC पे भी एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। +I। OCH3 कैसा ग्रुप होता है, -I। फ्लोरीन कैसा ग्रुप है, -I। क्लोरीन कैसा ग्रुप है, -I। ठीक है। अल्फ़ा वाला जो बनेगा C, एग्जाम्पल से ध्यान से समझना, अल्फ़ा जो बनेगा वो सब में ऐसा बन रहा है CH नेगेटिव CHO। अब देखिए इधर आपका कोई अगर +I ग्रुप कनेक्टेड है और इधर आपका कोई अगर -I ग्रुप कनेक्टेड है, इन दोनों के काम क्या है वो समझा देता हूँ। अगर वो +I होगा, +I का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ध्यान से सुन लेना। +I का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा, दोबारा समझिए, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर कोई -I है, -I का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेना। -I इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करेंगे -I। +I डोनेशन का काम करते हैं। -I ने खींचा तो समझिए ऑलरेडी कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्शियल वे में विड्रॉ हो गए, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ही कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने का काम करेगा, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा बेटा वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत माइन्यूट सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जबकि ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी +I हैं इन सब में क्या हुआ है, इन सब में स्टेबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ गया। और जितने भी -I ग्रुप लगे होंगे उन सब में स्टेबिलिटी क्या होगी, उन सब में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, विड्रॉइंग नेचर का काम करेंगे। -I की पावर में अगर बात करें तो फ्लोरीन सबसे अच्छे होते हैं, क्लोरीन, और देन नंबर आता है OCH3 का। तो हम ये मान सकते हैं कि फ्लोरीन एकदम विड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज को सबसे कम कर देगा। उसके कंपैरेटिवली क्लोरीन खींचेगा, थोड़ा कम खींचेगा, OCH3 और कम खींचेगा, बट ये तीनों खींचने का काम करेंगे, तीनों नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे। इसके अपोजिट CH3 क्या काम कर रहा है, CH3 का काम है डोनेशन करना। CH3 क्या कर रहा है, डोनेशन का काम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, अनस्टेबल बना देगा। तो इन चारों में अगर पूछूं सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ बन रहा है, सबसे इजीली H का निकलना आसान कहाँ से है, या इजीली कहाँ से H निकलेगा,
तो आंसर होना चाहिए थर्ड, सबसे बढ़िया इनॉल कंटेंट देगा। इसके बाद होना चाहिए आंसर फोर्थ के बाद होना चाहिए आंसर टू के बाद होना चाहिए 1। आई थिंक बात एकदम समझ आई होगी आपको, होप सो। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात चले, कहीं पे लिखा हुआ है CH3 CHO, कहीं पे लिखा हुआ है CW बॉन्डेड O, CH2 CW बॉन्डेड, कहीं पे लिखा हुआ है CH CW बॉन्डेड O, CW बॉन्डेड O, CW बॉन्डेड O। समझिए यहाँ पे ये अल्फा CW बॉन्डेड O के बराबर में ये अल्फा, CW बॉन्डेड O के बराबर में ये अल्फा। तीनों जगह पे आप एक काम करिए, सिंपल सा नेगेटिव चार्ज बनाइए। यहाँ पे भी अल्फा पे एक नेगेटिव चार्ज बनेगा, मैं लिख देता हूँ इसके सामने CH2 नेगेटिव। आई थिंक मेरी बात समझ आ रही होगी, मुझे बेसिक है, अपन स्लो जरूर चल सकते हैं लेकिन अपन चीज़ों को इतना समझ लेंगे कि फर्दर हमें कुछ और देखने की या पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे पढ़ाने का बेसिक मोटिव एक ही है कि इसके अलावा फिर आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी भी बुक की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, क्वेश्चंस आप फ्री कहीं से भी लगाइए, एक बार टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस कहीं से भी लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से समझिए नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो CH नेगेटिव बनेगा, इधर भी CW बॉन्डेड O, इधर भी CW बॉन्डेड O। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उसके तीनों साइड में ही CW बॉन्डेड O, ये भी CW बॉन्डेड O, ये भी CW बॉन्डेड O और इधर भी CW बॉन्डेड O। तो मैंने क्या बोला आपको, बार बार क्या बोल रहा हूँ, इनऑल कंटेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में सब जगह पे नेगेटिव चार्ज बन रहा था बट रेजोनेंस एक ही हो रहा था CW बॉन्डेड O के साथ में। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह रेजोनेंस करने का चांस है +R, एक जगह पर रेजोनेंस होगा, यहाँ पे दो जगह पे रेजोनेंस होगा, इधर भी रेजोनेंस कर सकता है नेगेटिव चार्ज, इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, और यहाँ पे 3 जगह पे रेजोनेंस होगा। तो अगर मैं पूछूं कि जितना रेजोनेंस होगा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज उतने स्टेबल, इसका मतलब सबसे स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड के केसेस में। तो आपका आंसर होना चाहिए थर्ड में, क्योंकि थर्ड में रेजोनेंस के चांस सबसे ज़्यादा है। तीनों साइडों में CW बॉन्डेड O, CW बॉन्डेड O, CW बॉन्डेड O लगा हुआ है, तो वहाँ पे सबसे स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा इनऑल कंटेंट कहाँ बनेगा, 3 के केस में, फिर किसके केस में, 2 के केस में, फिर किसके केस में, 1 के केस में। बात समझ आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, फर्दर जब इस पे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, तो बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात आती है जिसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जो प्रीवियस एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन था वो इसी पे ही बेस्ड था, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और ये एक इतना बढ़िया यहाँ से चीज़ें बनती हैं कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं यहाँ से, स्पेशली जेई वगैरह में बहुत शानदार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यहाँ से, एज वेल एज यहाँ से एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में। कुछ 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, आई थिंक 2017 या 2018 में कुछ क्वेश्चंस इनऑल कंटेंट का इसी ऐसे एक्टिव मिथाइलिन पे ही बेस्ड पूछा गया था। एक्टिव मिथाइलिन का मतलब क्या होता है, ऐसा CH2 ग्रुप जो दो साइड से CW बॉन्डेड O से कनेक्टेड है, दोनों साइडों से CW बॉन्डेड O से कनेक्टेड है। तो ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। दिस इज नोन एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब एक बात समझिए, हमने क्या बोला था कि अगर CW बॉन्डेड O के बराबर में एक साइड में भी CH2 है या CH3 है कोई भी, तो वहाँ से हाइड्रोजन का निकलना बहुत आसान है। तो यहाँ तो दोनों साइडों में है, तो इसके जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ये हाइड्रोजन्स एक कैसे होते हैं, वेरी गुड एसिडिक हाइड्रोजन। ये बहुत अच्छे कैसे होते हैं हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन हुआ करते हैं, बहुत शानदार। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो दोनों साइडों में रेजोनेंस कर सकता है, बहुत स्टेबल नेगेटिव चार्ज बनेगा, H का निकलना बेहद आसान है। ऐसे ग्रुप को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। तो कहीं पे ये तो मैं प्रीवियसली देखिए, आप एग्जांपल दिया हुआ है मैंने डिस्कशन,
ये एग्जांपल किसके केस का आ गया, एक्टिव मिथाइलिन, और ये नॉर्मल केस का है। तो नॉर्मल केस के कंपैरेटिवली एक्टिव मिथाइलिन वाले में हमेशा इनॉल कंटेंट ग्रेटर बनेंगे, ये पक्की बात है। मतलब एक मिथाइलिन या एक CW बॉन्डेड O के बराबर में, जैसे एक एग्जांपल में दोबारा से ये बात लिखूं, एक साइड से CW बॉन्डेड O का सपोर्ट है और एक कंडीशन में सपोज करिए दो साइड से CW बॉन्डेड O का सपोर्ट है, मतलब दो साइडों में रेजोनेंस है, तो इसके इनॉल कंटेंट हमेशा परसेंटेज और इनॉल बेटर ही होंगे एज कंपेयर टू एक वाले के। बात क्लियर है? अब हम ऐसे क्वेश्चंस उठा रहे हैं बेटा जिनमें लगभग सारे ही एग्जांपल्स ऐसे हैं जो इनॉल कंटेंट के जिनमें एक जैसे हैं। जैसे सपोज करिए कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं मैं पहले। वेट, कुछ एग्जांपल्स लिख लेने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे दोनों साइडों में ही कौन लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है। ये है, इन तीनों में इनॉल कंटेंट हमें निकालना है। कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये कि तीनों के केसेस में ही दो साइड से CW बॉन्डेड O है, तो तीनों के ही केस एक्टिव मिथाइलिन के केसेस हैं। पहली बात तो ये दिमाग में क्लियर रखिए, ये भी एक्टिव मिथाइलिन दिखा, इधर से ये भी एक्टिव मिथाइलिन है, इधर से ये भी एक्टिव मिथाइलिन है। अब सबसे बेस्ट किसका है, मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ, फोर्थ और लिख लेता हूँ। एक सपोज करिए OET, इथेनॉल, इथाइल ग्रुप है बेसिकली ये, CW बॉन्डेड O, ये इन सब में सबसे बेस्ट कौन है? तो ध्यान रखना इस बात का। देखिए अभी एक बात समझा के चुका था मैं कुछ देर पहले, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि ऑक्सीजन वगैरह के लोन पेयर बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये जो बीच वाला कार्बन है ये तो तब नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा ना जब कोई बेस आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के जाएगा, बट ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी आपके पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन तो पहले से ही रेजोनेंस में होगा। ऑक्सीजन किसी बेस का वेट नहीं करेगा, ये नहीं सोचेगा कि कोई बेस आएगा तब अपन H निकालेगा तब वो रेजोनेंस करेगा। ऑक्सीजन तो पहले से ही रेजोनेंस ही कर रहा है। तो जब जो पहले से रेजोनेंस कर रहा है, सपोज करिए मैं ऐसे करके लिखूं इसको OCW बॉन्डेड O, रीजन बता रहा हूँ, ये रीजन जनरली कोई नहीं बोलता, इन सब रीजंस को कोई भी नहीं देता है, सब ऐसे ही कर रहे होते हैं, चीज़ों को चल रही होती हैं चीज़ें सब। तो ये रीजंस स्पेसिफिकली समझना इम्पोर्टेंट है। C ये हो चुका होगा O नेगेटिव, और डबली बॉन्डेड O और ET और ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन के तो चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब अगर सपोज करिए कोई बेस आया और बेस ने एक्टिव इसको निकाला भी, एक्टिव मिथाइलिन के हाइड्रोजन को सपोज निकाला भी, तो समझने की कोशिश करना CW बॉन्डेड O, CH नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव, डबली बॉन्डेड O पॉजिटिव, ET। एक्चुअली यहाँ नेगेटिव सिंगल डबल ये दिख जरूर रहा है, बट यहाँ गलती से भी रेजोनेंस मत करा देना, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं, और ऑक्सीजन के अगर 3 बॉन्ड बन चुके होते हैं तो फर्दर फिर कोई रेजोनेंस नहीं होता। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो जो नेगेटिव चार्ज बना वो नेगेटिव चार्ज कैसा बना हुआ है, लेस स्टेबल नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे लोन पेयर आ रहा है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का, तो वहाँ इनॉल कंटेंट अमंग दीज एक्टिव मिथाइलिन सबसे कम हो जाएगा कंपेयर टू 1। अगर एक ही CW बॉन्डेड O के साथ कंपेयर करोगे तो अभी भी ज़्यादा रहेगा, बट सारे ही एक्टिव मिथाइलिन्स के केसेस लिए जाएं उन सब में इसका सबसे कम रहेगा। अब आइए केस बेंजीन के ऊपर। बेंजीन वाले केस में क्या होता है, नाउ सी, बेंजीन के केस का एग्जांपल अगर हम लें
तो ये रहेगा सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ CH2, ये रेजोनेंस इधर करेगा, बॉन्ड ऊपर जाके ब्रेक होगा। तो देखिए ये क्या बन चुका होगा आपके पास में, C ऊपर हो गया होगा O नेगेटिव, ये कौन आ चुका है डबल, ये ऐसे रहा ऐसे रहा, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे ये बॉन्ड ऐसे। अब ये एक रेजोनेंस और करेगा। अगर रेजोनेंस क्लियर नहीं है बेटा तो मुझे ज़रूर बता देना, बहुत जल्द ही मैं रेजोनेंस से रिलेटेड भी चीज़ें आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। डब्ल्यू बॉन्डेड दिस वन, फिर से यहाँ पे शिफ्टिंग, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे और ये ऐसे। अब अगर सपोज करिए कोई बेस यहाँ से H निकाले एक्टिव मिथाइलिन वाले से, तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, ये सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ CH नेगेटिव C O नेगेटिव डब्ल्यू बॉन्डेड, इस तरीके से नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। समझ आ रही है बात कुछ? ये जो नेगेटिव है ये बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेंस करेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज बना हमारे पास, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज बन रहा था, ये कैसा बनेगा, मोर स्टेबल नेगेटिव। और अगर ये मोर स्टेबल नेगेटिव है तो यहाँ से बेटा H का निकलना बेहद आसान, और अगर बेहद आसान तो यहाँ से इनॉल कंटेंट सबसे बढ़िया बेहतरीन इनॉल कंटेंट यहीं से बनते हैं फॉर्मेशन। तो इन सब चारों एग्जांपल्स में अगर डिस्कशन करूं तो सबसे बेहतर परसेंटेज इनॉल में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, परसेंटेज इनॉल सबसे बेहतर लिख देते हैं थर्ड वाले केस में, और सबसे पुअर लिख देते हैं फोर्थ वाले केस में। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, तो सेकंड केस में एटलीस्ट एक फिनाइल रिंग लग रही है, तो थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद में फर्स्ट, फर्स्ट के बाद में फोर्थ वन। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर्स हो जाएंगे। इसमें एक आपको बहुत इजीली कुछ और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करा देता हूँ, आपको एक बार और बता देता हूँ कि अगर मल्टीपल एग्जांपल्स कैसे होते जिनमें अपन को परसेंटेज इनॉल निकालना होता और परसेंटेज इनॉल कितना होता है, तो वो बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था ETO सी डब्ल्यू बॉन्डेड OO CH2 सी डब्ल्यू बॉन्डेड OET, ये एग्जांपल लिया। इनॉल कंटेंट कम है इन द कैटेगरी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अगर इसमें हम एक साइड में क्या लगा दें, मिथाइल ग्रुप लगा दें कोई भी, CH3 सी डब्ल्यू बॉन्डेड O CH2 सी डब्ल्यू बॉन्डेड O, एक साइड में हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक साइड में OET रहा। फिर हमने काम क्या किया, एक साइड में फिनाइल रिंग लगा दी। फिनाइल रिंग वाले से क्या होता है, इनॉल कंटेंट बढ़ जाते हैं, सी डब्ल्यू बॉन्डेड O, एक साइड में OET ही रहने दिया। फिर हमने काम क्या किया, दोनों साइडों में हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, CH2 सी डब्ल्यू बॉन्डेड O CH3। फिर क्या काम किया हमने, CH3 सी डब्ल्यू बॉन्डेड O CH2 सी डब्ल्यू बॉन्डेड O, एक साइड में फिनाइल रिंग लगा दी। और फिर हमने काम क्या किया, दोनों साइडों में हमने फिनाइल रिंग लगा दी। ये सारे ही एग्जांपल्स एक्टिव मिथाइलिन वाली ही केसेस के एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल्स एक्टिव मिथाइलिन वाले ही हैं। तो इन सब में मैंने क्या बोला था, इन सब में अगर बात करें तो इनॉल कंटेंट जो होगा, परसेंटेज इनॉल अगर जो होगा वो सबसे कम कहाँ मिलता है आपको, OET वाले केसेस में। तो इसमें जो इनॉल मिलता है वो लेस देन 1% मिलता है। कुछ आपको बातें लिखा रहा हूँ जो बहुत काम की रहेंगी। परसेंटेज कीटो कितना रहेगा आपका, ग्रेटर देन 99%। धीरे धीरे हमारा OET कम होता चला गया, एक ग्रुप कम हुआ। इनॉल कंटेंट देखिए कितना हो गया, 7.7 समथिंग इसका इनॉल कंटेंट हो जाता है। कीटो परसेंटेज बढ़ता चलेगा, मतलब कीटो परसेंटेज कम होता चलेगा। फिर हमने क्या किया, फिनाइल रिंग लगा दिया। फिनाइल रिंग लगते ही हमारा इनॉल कंटेंट कितना हो गया, 21% हमारा इनॉल कंटेंट हो गया। ये डिफरेंसेस होते हैं। पहले दोनों ET थे,
फिर हमने एक मिथाइल लगा दिया, एक OET रहने दिया, इनॉल बढ़ गया। फिर हमने क्या किया, मिथाइल की जगह पे क्या लगा दिया, फिनाइल लगा दिया। फिर से हमारा कौन बढ़ गया, OET बढ़ गया। फिर हमने क्या किया, दोनों साइडों में मिथाइल ग्रुप लगा दिया, कोई भी OET वाला ग्रुप ही नहीं है और इनॉल बढ़ जाएगा। एक साइड में फिनाइल लगा दोगे, एक साइड में CH3 रहेगा और OET बढ़ जाएगा, और दोनों साइडों में फिनाइल लगा दोगे तो फिर इनॉल कंटेंट बहुत ही बेहतर हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अगर दोनों साइडों में हमने अगर मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो परसेंटेज इनॉल 76% हो जाता है। एक साइड में अगर हमने और लगा दिया फिनाइल 89% और यहाँ अप्रॉक्स 100% इनॉल। कैन यू इमेजिन? केमिस्ट्री बड़ी कमाल की होती है। एक एक ग्रुप लगने से इतना फ़र्क पड़ता है ना, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक एसिड ऐसा भी होता है जिसमें आप उंगली डाल दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लगेगा ये तो पानी है। और एक एसिड ऐसा भी होता है जिसमें उंगली डाल दी ना ऐसे, तो निकालोगे तो उंगली निकलेगी नहीं आपकी। तो केमिस्ट्री है, ग्रुप्स के बेसिस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क आने लग जाता है ग्रुप्स के बेसिस पे। तो आई थिंक बात एकदम क्लियर हो गई होगी। ये परसेंटेज इनॉल रहते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। तो अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियसली जिक्र करूं तो प्रीवियसली मैंने यही सब बातें बताई हुई। परसेंटेज इनॉल निकालने के लिए अगर एक ही CW बॉन्डेड O है तो स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होनी चाहिए, वो खींचेंगे, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बना देंगे। अगर एक तरफ CW बॉन्डेड O ग्रुप एक ही और एक तरफ में CW बॉन्डेड O दोनों साइडों में है तो दोनों साइड वाले के जो इनॉल कंटेंट होंगे वो बेटर ही आएंगे। अमंग एक्टिव मिथाइलिन कंसीडर करें जिनमें दोनों साइडों में ही CW बॉन्डेड O ग्रुप है, उनके केसेस में अगर बात करेंगे तो ये आपको मैंने डाटा वाइज लिखा दिया। रीज़न मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों होता है। फिनाइल वाले केसेस में नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल बनते हैं, इसलिए वहाँ से H का निकलना आसान, इनॉल कंटेंट बेटर। OET वाले केसेस में ऑक्सीजन पहले से ही रेजोनेंस कर रहा होता है, तो वहाँ जो CH नेगेटिव बनता है वो बहुत स्टेबल नहीं बनता, वहाँ से इनॉल कंटेंट मुश्किल से बनते हैं, बहुत कम इनॉल कंटेंट वहाँ से बनेंगे आपके। कुछ एग्जांपल्स, एक दो रीज़न और आ जाते हैं, एक दो चीज़ें और आ जाती हैं जिनमें, जैसे एक अभी हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया हुआ है CH3 CW बॉन्डेड O CH2 CW बॉन्डेड O CH3। इस वाले केस में ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन। कोई बंदा ये भी ले सकता है कि सर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल है, अल्फा हाइड्रोजन डैश मान लेते हैं इसको अपन। तो एक तो ये फॉर्म तो है इसका कीटो, और इसके दो इनॉल्स फॉर्म पॉसिबल हैं, एक बार अल्फा H से निकल के और एक बार अल्फा H डैश से निकल करके। अल्फा H जो है दैट इज नोन एज एक्टिव मिथाइलिन और ये नॉर्मल है। तो अगर एक्टिव मिथाइलिन से आप निकालेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। 1 नंबर इसको मानिए डब्ल्यू बॉन्डेड O को, 2 नंबर कार्बन को, 3 नंबर इस CH2 को जो बीच वाला है, तो CH3 CW बॉन्डेड O, दिस विल कन्वर्ट इनटू CH, ये डबल बॉन्ड में C और ये कन्वर्ट हो चुका होगा आपका OH में जाके, सिंगल बॉन्ड CH3। पहला फ़ायदा रेजोनेंस मिलता है यहाँ पर, डबल सिंगल डबल, और दूसरा फ़ायदा यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी कंडीशन जो यहाँ पर होती है वो होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस वजह से ये जो इनॉल रहता है ये इनॉल बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाते हैं इनॉल। और अभी लगभग मैंने परसेंटेज भी लिखाया था इसका, 76% समथिंग ये इनॉल बनते हैं। एक इनॉल और बन सकता है अगर नॉर्मल वाले अल्फ़ा वहाँ से निकालें, अल्फ़ा डैश है C OH CH2 CW बॉन्डेड O CH3, डबल सिंगल सिंगल फिर डबल, रेजोनेंस नहीं है, डबल सिंगल सिंगल फिर डबल, तो यहाँ कोई भी क्या नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। जबकि यहाँ पे रेजोनेंस भी था एज वेल एज कौन था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे दो फैक्टर थे जो जिसकी वजह से बहुत स्टेबल बन रहा था इनॉल, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो एक कम। तो मैं ओवरऑल 3 कंपाउंड्स लिख देता हूँ। द फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकेंड वन इसका ये इनॉल, और थर्ड वन इसका ये इनॉल।
ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन तीनों का परसेंटेज बताइए कितना मिलता है। तो सेकंड जो इनॉल बना हुआ है वो सबसे बेटर मिलेगा, लगभग कितना 76%। फिर इसमें कीटो फॉर्म मिलता है और फिर इसमें जो थर्ड वाला इनॉल है वो मिलता है। ये दोनों फॉर्म 2 और 3 कीटो फॉर्म है, वो 2 और 3 जो है इनॉल फॉर्म है और फर्स्ट वन इज द कीटो। ये रेशियो, ये परसेंटेज क्वेश्चंस नीट वाले ने पूछ लिया है। ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनॉल के लिए हमने क्या क्या देखा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, एज वेल एज क्या होना चाहिए, कोई भी हमारे पास में रेजोनेंस वगैरह होना चाहिए। अगर हम बात करें कि एरोमेटिसिटी, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको फिनॉल के 2 कीटोफॉर्म बता चुका था। एक कीटोफॉर्म ये होता है इसका और एक कीटोफॉर्म इसका ये है। ये दोनों ही कीटोफॉर्म है और इन दोनों से ही क्या बनता है, इनॉल अगर बनाएंगे तो इनॉल के नाम पर क्या बनेगा, यहाँ पर फिनॉल। इनॉल के नाम पर क्या बनता है, फिनॉल बनेगा। तो बेसिकली क्या है, ये फिनॉल बनता है, तो ये दोनों कीटोफॉर्म और ये इसका फिनॉल फॉर्म। फिनॉल फॉर्म की जो परसेंटेज होते हैं वो लगभग यहाँ पर 99% फिनॉल ही है, कीटो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कीटो का परसेंटेज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि नेचर में एरोमेटिक कैरेक्टर है, एरोमेटिक, इसलिए क्या क्या होना ज़रूरी है, एरोमेटिक होना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना, रेजोनेंस होना। अगर ये 3 फैक्टर्स आपको मिलते हैं तो वहाँ इनॉल के परसेंटेज बेटर आ जाते हैं एज कम्पेयर टू किसके, कीटो के। एक एग्जांपल और लीजिए, ये भी एग्जांपल मैं प्रीवियस की करवा चुका हूँ आपको। डब्ल्यू बॉन्डेड ओ, डब्ल्यू बॉन्डेड ओ, डब्ल्यू बॉन्डेड ओ। जब इसका आप इनॉल्स बनाएंगे तो इसके जो इनॉल बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, OH, इधर भी OH। प्रीवियस लेक्चर में ये मैं करा चुका हूँ, 1 2 बॉन्ड ऐसे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे भी जो इनॉल के परसेंटेज हैं वो लगभग आपके 99% ही है, कीटो फॉर्म बहुत कम है। बात क्लियर है? एक एग्जांपल जैसे और, N, डब्ल्यू बॉन्डेड O, फिर N, डब्ल्यू बॉन्डेड O, फिर N, डब्ल्यू बॉन्डेड O। इसको अगर देखेंगे तो मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन ही रेजोनेंस कर लेगा, तो नाइट्रोजन इधर शिफ्टिंग कर देता है यहाँ पर। तो कंडीशन कैसे बनेगी, ये कौन बना, OH, ये ऐसे, ये वाला भी कौन, OH, ये वाला भी कौन, OH, बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ 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 और ये नाइट्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पे भी नेचर में क्या आ गया, एरोमेटिक कैरेक्टर आ गए। तो यहाँ पे भी अगर ये परसेंटेज हम बात करें तो लगभग 99%। इसमें भी आपको क्या मिल गया था, एरोमेटिक कैरेक्टर, इसलिए ये भी कितना, इनॉल लगभग 99%। तो ये सर्टेन एग्जांपल्स हमने देखे जहाँ से हमें कीटो और इनॉल के बारे में लगभग आइडिया मिल गया कि कौन ग्रेटर हो सकता है कौन कम। ये जो क्वेश्चंस कराए हुए हैं बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, नीट के एज वेल एज जेईई मेंस के पेपर उठा के देखिए, आपको उनमें ये क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे इस तरीके के। दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ, CW बॉन्डेड O एक ही है, तो विड्रॉइंग नेचर को चेक करिए। CW बॉन्डेड O अगर दोनों साइड में लगे हुए हैं तो उनको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में पर्टिकुलरली मैंने परसेंटेज लिखा दिए। फिनाइल रिंग होंगी तो उनके इनॉल बहुत बेटर होते हैं। OET टाइप में या नाइट्रोजन हुआ तो उनके इनॉल कंटेंट बहुत ही कम मिलेंगे। अदरवाइज इनॉल को बेटर करने का तरीका क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, या फिर वहाँ एरोमेटिसिटी होनी चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, या फिर वहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी आपके पास में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, ये 3 फैक्टर हो सकते हैं। अगर ये 3 फैक्टर हैं तो वहाँ पे इनॉल्स जो बनेंगे वो आपके बेटर बनेंगे। तो आई थिंक लगभग बहुत सारी चीज़ें हमने कीटो इनॉल के बारे में डिस्कशंस कर ली हैं। 1-2 चीज़ें कुछ और बची हुई हैं वो अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कशन करेंगे। आई थिंक सबको ये बात बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी। सो पढ़िए इसको, मेहनत करिए और अच्छे बनिए, है ना।